नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे रुख कड़ा बुलडोजर एक्शन की निंदा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर एक्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून के शासन के अंतर्गत बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से न्याय स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी की संपत्ति को नष्ट करके लोगों को न्याय नहीं दिया जा सकता। सीजेआई ने कहा कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी। सीजेआई ने अपने जजमेंट में कहा, बुलडोजर के माध्यम से न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। गंभीर खतरा है कि अगर राज्य में किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा गैर कानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो बाहरी कारणों से नागरिकों की संपत्तियों को चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता। एक इंसान के पास सर्वाधिक सुरक्षा के रूप में अगर कुछ होता है तो वह है घर, और हम सुरक्षा उपायों की कुछ न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है? डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज अपना आखिरी फैसला सुनाया और उनके रिटायरमेंट से पहले इसे आखिरी फैसले के तौर पर नजीर के तौर पर देखा जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में 3 जजों की बेंच ने फैसला बुलडोजर सुनाया। डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने, यानी 3 जस्टिस की बेंच ने जो फैसला सुनाया, और खासकर इसको जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इस बेंच में सुनवाई हुई। और उत्तर प्रदेश सरकार के खासकर कहा जाए कि योगी सरकार लगातार बुलडोजर के जरिए कानून व्यवस्था को किनारे कर न्याय करना चाहती, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और खासकर आज डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी फैसले के तौर पर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण को हटाने या गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले राज्यों को उचित कानून प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस स्वीकार नहीं है और इस बुलडोजर के जरिए किसी को एकदम न्याय नहीं दिया जा सकता है। और कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर के जरिए न्याय हम स्वीकार नहीं कर सकते और किसी को स्वीकार नहीं होना चाहिए। किसी की संपत्ति को नष्ट करके उसे न्याय नहीं दिया जा सकता है। बुलडोजर चलाने की धमकी देकर लोगों की आवाज दबाया नहीं जा सकता, यह कानून के नजर में सही नहीं है और इसीलिए किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से दिए गए और डीवाई चंद्रचूड़ का जो आखिरी फैसला इसे नजीर के तौर पर देखा जा सकता है। और खासकर सीजेआई ने अनुच्छेद 301 का हवाला देते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि यह उनकी 3 जजों की बेंच का ये ऐसा एक फैसला है जिसे संविधान के अनुच्छेद 301 के लिए एक नजीर के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का बुलडोजर न्याय किसी के लिए आवाज दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार के झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार किसी भी घटनाक्रम में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का हवाला देकर बुलडोजर का एक्शन लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसे आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और खासकर 3 जजों की बेंच, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस फैसले पर कहा, इसे खासकर डीवाई चंद्रचूड़ के नजीर के तौर पर फैसला देखा जा सकता है, वो भी आज उनके रिटायरमेंट से पहले का फैसला। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि डीवाई चंद्रचूड़ ने आज अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। और अब बात करेंगे, खर्ची न पर्ची सरकार होगी अच्छी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पहुंचे। यहां उनका एक मेगा रोड शो और चुनावी रैलियों का कार्यक्रम है। सबसे पहले पीएम मोदी ने बोकारो में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। छोटा नागपुर का ये पठार भी कह रहा है, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले 2004 में 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाया था। उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली। आपने अपने एक सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और बीते 10 साल में हमने झारखंड को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि हमने हरियाणा में खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे। यहाँ जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक और भर्ती माफिया पैदा किए हैं उन सब पर प्रहार किया जाएगा। ऐसे सभी लोगों को पाताल से भी ढूंढकर जेल भेजा जाएगा। झारखंड की हमारी बहन बेटियों का जीवन आसान हो मेरी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की योजनाओं से बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज से 10 साल पहले 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था। तब उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को, ये झारखंड वालों ने याद रखना चाहिए, केंद्र सरकार ने उस समय झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 10 साल में कितने? जरा सबके सब बताइए, 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली। आप सबने दिल्ली में, केंद्र में आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। और सेवा कैसी होती है? बीते 10 साल में हमने कितना पैसा दिया बताऊं? 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 याद रखोगे? अच्छा ये बताओ, उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? उन्होंने कितना दिया था? हमने कितना दिया? ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा आपके प्रति 4 गुना प्यार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और हमने ये ज्यादा पैसा क्यों भेजा भाई? क्योंकि झारखंड हमने बनाया है तो हम ही तो संवारेंगे। और अब बात करेंगे कैडर और नीति सुधार वर्चुअल प्रचार। बसपा ने यूपी उपचुनाव के प्रचार के लिए नए तरीके की रणनीति बनाई है। बता दें कि बसपा का फोकस चुनाव में वर्चुअल प्रचार पर रहेगा। मायावती आकाश आनंद का वीडियो भाषण सुनाए जाने की तैयारी है। जनसभाओं में मायावती आकाश का वीडियो भाषण चलेगा। खासतौर पर बसपा दलित बस्तियों में अभियान चलाएगी। दलितों को पार्टी के साथ जोड़े रखने की कवायद में तेजी लाई जाएगी।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारी डुअल ट्रिपल मर्डर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे भारी डुअल ट्रिपल मर्डर। बिजनौर की खलीफा कॉलोनी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। बता दें कि पति पत्नी और बेटे की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह रक्त रंजित शव घर में पड़े मिले। पुलिस रंजित समेत अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें पूछताछ की जा रही है। वहीं डीआईजी ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और जानकारी ली। बताया गया कि मंसूर उर्फ भूरा कबाड़ी का काम करता था और उसका बेटा याकूब राज मिस्त्री के पास मकान निर्माण आदि में मजदूरी करता था। मृतक दंपति के 5 बेटे हैं और एक बेटी है। मृतक दंपति का बड़ा बेटा चांद शादीशुदा है, जो कहीं बाहर रहता है। दूसरा बेटा जहूर है, जो शहर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है, जबकि तीसरा बेटा मतलूब जेल में बंद है। वो करीब 1.5 साल पहले शराब की दुकान पर हुई शराबी की हत्या में जेल गया था। चौथे बेटे याकूब की हत्या हो गई। 5वां बेटा तस्लीम अपनी बहन के ससुराल नजीबाबाद गया हुआ था। अपनी चौकी से दरोगा जी आए, फिर उन्होंने अंदर जाके गोली खुलवाई तो 2 बॉडी अंदर पड़ी थी। एक के पीछे लगा हुआ था, यहाँ खड़ा था, दूसरा उनका बच्चा अंदर पड़ा था। क्या वजह हो सकती है? वजह का अभी कोई खास जानकारी नहीं मिली, अभी बताएगी, पता करके क्या हुआ है। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र चांदपुर चौकी में सुबह इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है एक घर में कुछ बॉडीज़ पड़ी हुई, जिसमें एक ओल्ड कपल है, दोनों लगभग 60+ एज है, मंसूर और उनकी वाइफ सुबैदा। उनकी जो है बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हत्या हुई है। और उसके बाद जब घर को प्रॉपरली हमने चेक किया तो उनका एक बेटा याकूब, उसका भी शव मिला है। शव को हमने तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इनके विषय में ये जानकारी हुई है कि नॉर्मली जो है कबाड़ी वगैरह का ये काम करते थे और इनके जो है 5 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटा इनका हिस्ट्री शीटर भी है, जिसका जहूर नाम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जहीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सुबह सवेर की घटना है बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मर्दगान की, जहाँ पर खत्तो वाली कॉलोनी में 3 बॉडी सुबह मिली थी, बेटा, 2 से माँ बाप। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई है। चाकू और पेचकस से वार करके हत्या की गई है और कई निशान जो है बॉडी पर पाए गए हैं। फिलहाल घटना स्थल का डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज जी और बरेली जोन के एडीजी रमेश शर्मा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है, मौके पर पहुंच गए हैं और जल्दी घटना के खुलासे के लिए पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि इसमें 2 सीओ, एक एडिशनल एसपी सहित करीब 5 टीमों को, जो विशेष टीमों को लगा दिया गया है और जिले के अलग अलग थाना अध्यक्ष जो है उनको भी बुला के घटनास्थल पर निरीक्षण कराया गया है और बारीकी से पूरे मामले के निरीक्षण करा करके जल्दी आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, आप पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और और अब बात करेंगे अजीब हाल इंतजामों की पड़ताल। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश भर के स्वास्थ्य अफसरों को बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में इंतजाम परखे जाएंगे। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की जांच होगी। जांच के दायरे में मेडिकल कॉलेज, मंडलीय, सीएससी और जिला अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि 1000 चिकित्सा अधिकारियों को व्यवस्थाएं परतने में लगाया जाएगा और प्रदेश भर में 12 से 14 नवंबर के बीच अभियान चलेगा। वहीं 14 नवंबर शाम 6 बजे तक जांच रिपोर्ट भेजनी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, क्या कुछ जानकारी है?
तो यशी देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो लगातार प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बेहतर और किया जाए, और उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो खामियां और जो कमियां देखने को मिलती है कि प्राय देखने को मिलता है कई ऐसे अस्पताल है जहाँ पर डॉक्टर नदारत मिलते हैं, तो कहीं ऐसी जो वीडियो सामने आएगी कि जो मरीज है उनको उपचार नहीं मिल पा रहा है। तो जो ऐसी अनियमितता की जो बातें सामने निकल कर आ रही है प्रदेश भर से, उस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार अब प्रयास कर रही है, और यही कारण है कि बड़ा फैसला किया गया है कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए जो तमाम जो ऐसे जो डॉक्टर है जो लापरवाही कर रहे हैं अपने काम के प्रति, उन पर अब पूरी तरह से उनकी कार्य प्रणाली को परखने के लिए जो 1000 चिकित्सा अधिकारी है उनको नियुक्त किया गया है। और बता दें आपको यही है कि 12 से 14 नवंबर के बीच में पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जाएगा, और अगर बात आते हैं शाम 6 बजे तक ये पूरी जो जांच रिपोर्ट है वो शासन को भेजनी होगी। और बताते हैं जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य है उन्होंने तमाम जो अफसर है उनको निर्देश दिए हैं। तो पूरा ये प्रयास है प्रदेश सरकार का कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको बेहतर प्रणाली रूप दिया जा सके, और कोई भी मरीज है उसको बेहतर उपचार मिल सके। हालांकि तमाम बार ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि जो मरीज है वो कहीं ना कहीं इलाज नहीं जिनको मिल पा रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं ये प्रयास होगा कि लगाम लगाई जा सके। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की जांच पड़ताल की जा रही। और अब बात करेंगे भारत में बोर्ड पॉल्यूशन ऑन कंट्रोल, कैंडल मार्च, पैदल मार्च और फ्लैग मार्च, ये सारे ही मार्च घूमते फिरते अपने सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने समोसा मार्च सुना है? दरअसल 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि दिल्ली की हवा जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एयर क्वालिटी रविवार सुबह भी बहुत खराब कैटेगरी में थी, हालांकि शनिवार के मुकाबले इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली की औसत AQI 300 से कुछ ऊपर दर्ज किया गया है। बता दें कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार रात 351 से सुधरकर सुबह 337 हो गया। 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 450 के बीच गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। इससे अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और खास पेशकश में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।